आज हम एक बहुत ही दिलचस्प शीर्षक वाली किताब पर चर्चा करेंगे। $1000 कमाने के 1000 तरीके मिलकर। ये तो बहुत सारे तरीके हैं। सही बात है, पूरे 1000। हाँ, दिलचस्प। आज हम इन विविध और कभी-कभी अपरंपरागत तरीकों का पता लगाएंगे जो इस किताब में बताए गए हैं। हाँ, जो निश्चित रूप से काफी समय पहले एक अलग युग में प्रकाशित हुई थी। सही है। हम देखेंगे कि आज भी क्या प्रासंगिक है और आप श्रोताओं के लिए कुछ नए विचार पेश करेंगे। बिल्कुल, कुछ विचार थोड़े पुराने लग सकते हैं, निश्चित रूप से, लेकिन कौन जानता है, हो सकता है कि इनमें से कुछ अप्रत्याशित प्रेरणा जगाएं। यह सचमुच उस समय की उद्यमी भावना के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। मुझे पता है। तो पैसा कमाने के कौन से शुरुआती उदाहरणों ने आपका ध्यान खींचा? एक पहली कहानी जो मुझे वाकई प्रभावित करती है वो विंस्टन की थी, जो रेडियो बेचता था। अच्छा, और यहाँ दिलचस्प बात सिर्फ नई तकनीक बेचना नहीं बल्कि उसका तरीका था। ठीक है, वो किसी को भी रेडियो बेचने की कोशिश नहीं करता था। उसने छोटे व्यवसायों जैसे होटल, नाई की दुकान, सिगार स्टोर और बिलियर्ड हॉल पर ध्यान दिया। ठीक है, कि कैसे रेडियो से ज्यादा ग्राहक आ सकते हैं। सही। और अंततः उन्हें अधिक पैसा कमाने में मदद मिलेगी। यह सब मूल्य प्रस्ताव के बारे में है। बिल्कुल। उसने पहले रेडियो को प्रदर्शन के रूप में जोड़ा। ओह, दिलचस्प। वास्तव में उन्हें दिखाने के लिए कि यह उनके ग्राहक को कैसे फायदा पहुंचा सकता है। तो यह सिर्फ गैजेट के बारे में भी नहीं था, यह वास्तव में इसके फायदे के बारे में था। बिल्कुल। वह अंतिम उपयोगकर्ता और उनका एजेंट मॉडल भी। मूलतः प्रतिष्ठानों में लोगों को अपनी ओर से बेचने के लिए सशक्त बनाना। हाँ। और उन्हें कमीशन मिलता था हर महीने कुछ बोर्ड बेचने पर। वाह। लेकिन सबसे अजीब बात है कम शुरुआती निवेश। हाँ, पहले रेडियो के लिए सिर्फ $12। यह अद्भुत है। यह बहुत से लोगों के लिए एक आसान प्रवेश बिंदु है। बिल्कुल। और यह कि उसने सिर्फ 3 महीनों में $1000 से ज्यादा कमाए, मतलब यह साबित करता है कि वह तरीका कितना प्रभावी था। अविश्वसनीय। तो आपके लिए यहाँ मुख्य सीख है, आप जानते हैं, हाँ, सिर्फ एक उत्पाद न बेचें। सही। आपको ग्राहक के अंतिम उपयोगकर्ता को वास्तविक मूल्य दिखाना होगा। हाँ, आपको दिखाना होगा कि इससे उन्हें कैसे फायदा होगा। बिल्कुल। और उनके व्यवसाय को भी। और फिर J.W. हॉकिंस थे। हॉकिंस। ओह, मुझे उनके बारे में बताओ। उसे एक तरह का झटका लगा था। ओह, उसने अपना थोक जूता व्यापार खो दिया। अरे, लेकिन वह इस बारे में बहुत समझदार था। ओह, उसने जूता व्यवसाय के अपने ज्ञान का फायदा उठाया। वह पहले से था। सही। सीधे पहनने वालों को बेचने का मॉडल शुरू करने के लिए। बहुत समझदारी। यह दिखाता है कि मौजूदा कौशल और उद्योग का ज्ञान, हाँ, नए अवसर बनाने के लिए बहुत मूल्यवान हो सकता है। हाँ, खासकर किसी झटके जैसी चीज के बाद। हाँ, आप बदलाव कर सकते हैं। यह वास्तव में लचीलेपन और संसाधनशीलता के बारे में है। बिल्कुल। निराश होने के बजाय उसने सोचा, मेरे पास क्या कौशल है? सही। मुझे क्या पता है जिसे मैं नए तरीके से लागू कर सकता हूं? हाँ। और 12 हफ्तों में उसने कमीशन में $1000 से ज्यादा कमाए। वाह, यह अद्भुत है। यह वाकई अद्भुत है। तो यह हस्तांतरणीय कौशल के मूल्य पर जोर देता है ना? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। और अगर हम बड़ी तस्वीर देखें, हाँ, विंस्टन और हॉकिंस दोनों ने अपने ग्राहकों तक सीधा रास्ता खोजा। सही। अलग अलग तरीकों से खर्च कम किया। हाँ, ठीक है। आइए विस्कॉन्सिन में हॉर्नर की प्रीमियम बिक्री रणनीति के बारे में बात करें। ओह हाँ, वह बहुत दिलचस्प था। यह काफी चालाक रणनीति है। बिल्कुल। वह घड़ियों और चांदी के बर्तन जैसी चीजें इस्तेमाल करता था, तेजी से, प्रीमियम के रूप में। वह क्या है? यह वफादारी कार्यक्रम का एक शुरुआती रूप है। अच्छा, समझ गया। जिसे ग्राहकों को वापस लाने के लिए बनाया गया था। दिलचस्प। और उनका तरीका वाकई व्यवस्थित था। वह एक दिन में 20 दुकानों पर जाता था। वाह, अलग अलग शहरों में, जैसे वाटर टाउन, मेडिसन, रैसीन। हाँ, पर वह हर शहर में एक ही तरह की सिर्फ एक दुकान से सौदा करता था। ओह, यह चतुराई है, बहुत रणनीतिक। हाँ, वह बाजार संतृप्ति और प्रतिस्पर्धी लाभ को अच्छी तरह समझता था। वह अपने समय से आगे था। हाँ, जानते हो, यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने जल्दी समझ लिया था कि ग्राहकों को बनाए रखना नए ग्राहक पाने जितना ही जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। और प्रीमियम लोगों को वापस लाने का निरंतर प्रोत्साहन थे। समझ में आता है। और सोचिए कि कितने तरह के व्यवसाय इन प्रीमियमों का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कौन से? पेट्रोल पंप, मेडिकल स्टोर, छोटे डिपार्टमेंटल स्टोर।
ये वाकई एक व्यापक अवधारणा है, बिल्कुल, और उसे अक्सर शुरुआती पूंजी की भी जरूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि वह सीधे प्रीमियम सप्लायरों के साथ काम करता था। कितना होशियार था। यह सुनने वालों के लिए एक बढ़िया सीख है ना? हाँ, सोचिए कि आप अपने ग्राहकों को ऐसा मूल्य कैसे दे सकते हैं जिससे वफादारी बढ़े, उन्हें बार बार वापस आने के लिए प्रेरित करें। बिल्कुल, हाँ, ऐसे रचनात्मक तरीके खोजें जो पहले लेन देन से आगे जाकर मूल्य जोड़े। हाँ, अब डायरेक्ट सेल्स के बारे में बात करते हैं। ओह हाँ, वह असली मेहनत वाली मानसिकता। हाँ, फ्रैंक डेब्रिज की अग्निशामक बेचने की कहानी, ये वाकई प्रभावशाली थी। ऐसा क्यों? शुरू में उसकी बिक्री बहुत कम थी। सच में? हाँ, ये दिखाता है कि सही ग्राहकों को लक्षित करना कितना जरूरी है। अच्छा, ठीक है, वह तब तक सफल नहीं हुआ जब तक उसे पता नहीं चला कि वह गलत लोगों के पीछे है। लेकिन फिर उसके जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया। क्या हुआ? उन्होंने ऐसे व्यवसायों पर ध्यान देना शुरू किया जिन्हें अग्निशामकों की सच में जरूरत थी। ये तो समझदारी की बात है, जैसे कारखाने, गोदाम, गैरेज। हाँ, उन्हें तो चाहिए होंगे, बिल्कुल। और वह इसमें बहुत चतुर था। कैसे? उसने इन व्यवसायों को खोजने के लिए वर्गीकृत निर्देशिका का इस्तेमाल किया। दिलचस्प। सब कुछ अपने आदर्श ग्राहक को जानने और मेहनत करने में है। बिल्कुल सही। वह रोज 25 कॉल कर रहा था। ओह, और औसतन 12 बिक्री कर लेता था। ये तो बहुत है। हाँ, और एक हफ्ते में उसने $500 से ज्यादा कमाए। ये तो कमाल है। और 6 हफ्तों में उसने $1000 से ज्यादा कमा लिए। तो उसने अपना लक्ष्य पूरा कर लिया। बिल्कुल, वाह। और एक और महत्वपूर्ण बात, क्या? उसके बेचे अग्निशामकों को बीमा अंडरराइटर की मंजूरी थी। ओह, अच्छा, तो इससे विश्वसनीयता बढ़ गई। हाँ, और इसका मतलब था कि ग्राहकों को कम बीमा प्रीमियम मिल सकता था। वह तो अच्छा बिक्री बिंदु है। हाँ, और इसके अलावा इस क्षेत्र में विक्रेता बनना बहुत आसान था। सच में? तो इसने वाकई बहुत लोगों के लिए अवसर खोल दिए। दिलचस्प बात है। अब बात करते हैं रिची और उसके मरम्मत वाले तरल पदार्थ की। ठीक है, यह आदमी एक दिन में 60 कॉल करता था। 60? हाँ, 60। ये बहुत सारी कॉल है, ये बहुत मेहनत है। हाँ, और उसे शुरू करने के लिए ज्यादा पैसे भी नहीं चाहिए थे। अच्छा, ठीक है, लेकिन असली चुनौती थी पैसे नहीं है वाली आपत्ति से निपटना। हाँ, उसने ऐसा कैसे किया? वह मौके पर ही लाइव डेमो देता था। ओह, स्मार्ट। बिल्कुल, वहीं पर। वाह। अक्सर ग्राहक की अपनी रेशमी स्टॉकिंग्स पर दिखाता था कि प्रोडक्ट कितना अच्छा है। यह दिखाने का बढ़िया तरीका है। लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं। सही, ठोस सबूत। बिल्कुल ठीक है। तो अब थोड़ा विषय बदलते हैं। हाँ, और अनोखे प्रोडक्ट बनाने और बेचने की बात करते हैं। बढ़िया, चलो करते हैं। क्या आपने टैसडेल बहनों के बारे में सुना है? मुझे नहीं लगता। उनका फैंसी तकिए बेचने का बहुत दिलचस्प बिजनेस था। फैंसी तकिए? हाँ, ठीक है। जो सबसे दिलचस्प है कि उन्होंने वो लिया जो उनके पास बहुत था। ओह क्या, बचे हुए कपड़े। ठीक है, इसे यात्रा करने की अपनी इच्छा से जोड़ा। वाह, और इसे एक व्यवसाय में बदल दिया। ये तो कमाल है। उन्होंने हर तरह की सामग्री से अनोखे डिजाइन बनाए। हाँ, रिबन, चिंट्स, लिनन, लेस, मखमल। वाह, बहुत फैंसी लगता है। हाँ, और उन्होंने शुरू किया। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्रिसमस के दौरान अपने तकिए बेचकर हम किराए की खिड़की जगह के माध्यम से। ओह, दिलचस्प। तो उन्हें पता था कि मौसमी मांग का फायदा कैसे उठाना है। हाँ, और आखिरकार उन्होंने एक अस्थायी दुकान भी खोली। वाह, और यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण सीख है। ठीक है, जब आप हस्तनिर्मित सामान बेचते हैं, हाँ, अनोखे डिजाइन और अच्छी क्वालिटी पर ध्यान देने से आप ज्यादा कीमत वसूल सकते हैं। यह समझ में आता है, और उन्होंने अच्छी कीमत वसूली। उनके लिए अच्छा है, और लोगों ने वास्तव में कलात्मकता और हाथ के काम की सराहना की। हाँ, तो यह वाकई किसी भी कलाकार के लिए एक अहम सबक है। बिल्कुल। और बाद में उन्होंने अपना व्यापार एक ऐसी दुकान में बढ़ाया जो घर की सजावट का सामान भी बेचती थी। ओह, बढ़िया। वे अपने मौजूदा ग्राहकों का फायदा उठाने में बहुत चतुर थे। बिल्कुल सही। उन्होंने अपनी जगह पहचानी और उसमें आगे बढ़े। हाँ, ठीक है। अब बात करते हैं जॉर्ज कोना की। ठीक है, उन्होंने छोटे प्राचीन फर्नीचर बनाए। छोटे प्राचीन फर्नीचर, मैं जानता हूं ये काफी अच्छा है ना? जो कि मजेदार है। उन्हें पुराने फर्नीचर का गहरा ज्ञान था। और उनके काम इतने विस्तृत थे, वे छोटे कलाकृति जैसे लगते थे। वाह, वे सिर्फ गुड़िया फर्नीचर नहीं थे, वे संग्रहणीय थे। यह अद्भुत है, और उन्होंने वास्तव में इसे शौक के रूप में शुरू किया था। सच में? हाँ, जब वे कठिन दौर से गुजर रहे थे। ओह वाह, और आखिरकार यह एक सफल व्यवसाय बन गया। यह बहुत अच्छा है। और उन्होंने कस्टम गुड़िया घर भी बनाना शुरू कर दिया। वाह, यह दिखाता है कि विशेष कौशल और जुनून बाजार में अपनी जगह बना लेते हैं। हाँ, भले ही वह एक विशिष्ट बाजार हो। बिल्कुल।
और वे अपने मिनिएचर्स के लिए सामान्य गुड़िया फर्नीचर से कहीं ज्यादा चार्ज करते थे, जरूर ही, क्योंकि वे कुछ वाकई अनोखा और मूल्यवान बना रहे थे। बिल्कुल सही। और किताब में कई अन्य शिल्प आधारित अवसरों के बारे में भी बताया गया है। जैसे क्या? जैसे लकड़ी की नक्काशी, सीमेंट का काम, कागज शिल्प, तेल के कपड़े, बुने हुए कालीन और भी कई चीजें। बढ़िया। और यहाँ मुख्य बात यह है कि आपको वास्तव में बाजार की प्राथमिकताओं और जरूरतों को समझना होगा। बिल्कुल। आप जानते हैं, इसमें बताया गया है कि सरल डिजाइन उस समय काफी लोकप्रिय थे। अच्छा, लेकिन औपनिवेशिक शैलियों में भी अभिरुचि थी। दिलचस्प बात है। तो आपको ट्रेंड्स पर नजर रखनी होगी। बिल्कुल सही। आपको वही बनाना होगा जो लोग चाहते हैं। एकदम सही। ठीक है, चलिए अब सेवा आधारित अवसरों की बात करते हैं। हाँ, एक आदमी था, सुलिवन, जिसने व्यापारों को कलेक्शन सिस्टम बेचे। कलेक्शन सिस्टम, हाँ, जैसे कंपनियों को ग्राहकों से पैसे वसूलने में मदद करना। यार, मुझे खासकर उन समयों में जब क्रेडिट कम था समझ में आता है। और वह काफी सफल रहा। कैसे? वह 10 में से 6 डील क्लोज कर लेता था। वाह, ये तो बहुत अच्छा रेट है। हाँ है। और हालांकि उसके इंटरव्यू काफी लंबे थे, सच में लोग उसकी सेवा का मूल्य देख पाते थे। ये तो कमाल है। और फिर न्यूयॉर्क में गर्डी क्रिसलर हैं। अच्छा, उन्होंने रोज एक फूल सेवा शुरू की। रोज एक फूल? हाँ, ये एक सब्सक्रिप्शन सेवा थी। अरे वाह, तो लोगों को हर दिन एक ताजा फूल मिलता था। ये तो बहुत अच्छा है। बिल्कुल। और उसके 1000 ग्राहक थे। वाह, ये तो बहुत सारे फूल हुए। हाँ, सच में उन्हें सभी डिलीवरी पूरी करने के लिए सुबह जल्दी काम शुरू करना पड़ता था। मुझे यकीन है। और पता है क्या दिलचस्प बात है? क्या? हालांकि अब हर दिन फूल पहुंचाना उतना आम नहीं है। हाँ, सब्सक्रिप्शन मॉडल का आइडिया अभी भी बहुत बड़ा है। ओह हाँ, खासकर ऑनलाइन सेवाओं के साथ। यह सब लगातार कुछ ऑफर करने के बारे में है। सही। ऐसे तरीके से जो सुलभ और किफायती हो। हाँ, और फिर ओवरहॉल है। अच्छा, उन्होंने स्टोर डिलीवरी सेवा की पेशकश की। दिलचस्प। और यह आज भी काफी प्रासंगिक है। कैसे? देखिए, छोटे शहरों में कई बड़े रिटेलर्स ने अपनी डिलीवरी सेवाओं में कटौती कर दी है। हाँ, तो बाजार में एक गैप है। दिलचस्प। और यहीं पर ओवरहॉल सेवा काम आती है। ये जरूरत पहचान कर उसे पूरा करने का बढ़िया उदाहरण है। बिल्कुल। और फिर चैपिन है। उसने क्या किया? उन्होंने बिजली रखरखाव सेवा की पेशकश की। उफ, खासकर छोटे निर्माताओं के लिए। ओह, दिलचस्प। तो वह वाकई विशेषज्ञ था। वह था। और वह नियमित किफायती रखरखाव अनुबंध देता था। ये तो स्मार्ट है। उसके लिए ये निश्चित आमदनी थी। और इससे उसके ग्राहकों को महंगी खराबी से बचने में मदद मिली। तो ये दोनों के लिए फायदेमंद था। बिल्कुल। ठीक है। अब चलिए किताब में बताए गए कुछ अनोखे क्षेत्रों की बात करते हैं। ठीक है, मिसेस है रोचेस्टर, उसने क्या किया? उसका रूमाल का व्यवसाय था। रूमाल का व्यवसाय। मुझे पता है ये थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन उसने सिर्फ अपने दोस्तों के लिए रूमाल बनाकर शुरुआत की। ओह, और फिर ये वहां से बहुत बढ़ गया। वाह, उसने अपने रूमाल डिपार्टमेंट स्टोर में बेचे। सच में? हाँ, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। ये तो अविश्वसनीय है। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उसने गुणवत्ता पर ध्यान दिया। समझ में आता है। उसने अपनी पसंद की सामग्री इस्तेमाल की। और उसी हिसाब से कीमत रखी। ठीक है। और मुंह की बात ने उसके व्यवसाय को बढ़ाने में मदद की। यह हैरान करने वाली बात है कि मुंह की बात क्या कर सकती है। तो फिर क्या हुआ? जैसे जैसे मांग बढ़ी, उसने दुकानों के माध्यम से बेचना शुरू किया। स्मार्ट। और उसने चीन में एक कारखाना भी खोला। वाह, 1934 में। यह काफी प्रभावशाली है। वह एक सच्ची उद्यमी थी। वह थी। ठीक है। अब लू गारलैंड के बारे में। अच्छा, वह एक बेसबॉल पिचर था। ओह वाह। और वह टूटे हुए बेसबॉल बैट लेकर, ठीक है, और उन्हें लैंप में बदल देता था। लैंप? हाँ। और वह शेड्स पर ऑटोग्राफ लेता था। यह एक बढ़िया आइडिया है। सही है। यह रचनात्मक पुनरुपयोग का एकदम सही उदाहरण है। हाँ। और फिर मेयर्स हैं। उन्होंने क्या किया? उनकी एक पाई बेकरी थी। ओह, पाई। और उनका पूरा दर्शन था एक काम को बहुत अच्छे से करना। और वह काम था पाई। पाई। और वे अपने पाई होटलों, रेस्तरां और लोगों को बेचते थे। अच्छा, और वे बहुत सफल थे क्योंकि अच्छे पाई बेकर ज्यादा नहीं थे। सच में? किताब में ऐसा ही लिखा है। दिलचस्प। यह दिखाता है कि बुनियादी जरूरतें भी कभी कभी अधूरी रह जाती हैं। हाँ, और फिर रूथ जी हैं, जोन्स। ठीक है। उसका फेल्ट वर्क का व्यवसाय था। फेल्ट वर्क? हाँ, वह क्या होता है? वह खेल वर्दियों को कस्टमाइज करती थी। ओह, बढ़िया। और सैन एंटोनियो में ऐसा करने वाली वह अकेली थी। वाह, तो उसके पास एक निश्चित बाजार था। सच में? और उसे शुरुआत करने के लिए ज्यादा पैसों की जरूरत भी नहीं थी। अच्छा, ठीक है।
और यहाँ एक न्यू इंग्लैंड की विधवा है। अच्छा, उसका एक विशेष खाद्य व्यवसाय था। किस तरह का खाना? वह कॉफी, केक, डोनट्स, नट ब्रेड बनाती थी। स्वादिष्ट लगता है, हाँ, और वह केटरिंग भी करती थी। अरे वाह! और उसका व्यवसाय पूरी तरह मुंह जबानी प्रचार पर बना था। ये बहुत अच्छा है। और वह अपने बेक किए हुए सामान के साथ रेसिपी कार्ड भी देती थी। वाह, यह एक अच्छा छोटा सा प्रयास है। हाँ, यह एक निजी छू है जिसे लोगों ने सराहा। ये सब अपने स्थानीय बाजार को समझने और निजी संबंध बनाने के बारे में है। हाँ, ठीक है। चलिए मौजूदा संपत्तियों का लाभ उठाने के कुछ उदाहरण देखते हैं। ठीक है, एलकॉट के बारे में। उसने क्या किया? वह पुराने मॉडल टी फोर्ड को फिर से बनाकर बेचता था। ओह, मॉडल टी, हाँ, जाहिर है वह विशेष कार मॉडल अब नहीं है, सही, लेकिन इसका मूल सिद्धांत अभी भी प्रासंगिक है। ओह, कैसे? ये सब ऐसी चीजों की पहचान करने के बारे में है जो आसानी से उपलब्ध हैं, शायद कम इस्तेमाल की गई, हाँ, और उनके लिए एक नया उद्देश्य खोजना, रिसाइकलिंग जैसा, कुछ हद तक। ठीक है, लेकिन ज्यादा नए बाजार खोजने के बारे में। समझ गया। आजकल सेकंड हैंड मार्केट बहुत बड़ा है, सही है। फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ों के लिए कई ऑनलाइन मार्केट प्लेस हैं। ये अद्भुत है, बाहर बहुत सारे अवसर हैं। हाँ, और फिर वफल्स हैं, वफल्स। हाँ, उन्होंने की टैब बेचे। की टैब, उन्हें पैसे की आपत्तियों पर काबू पाने के लिए वाकई दृढ़ रहना पड़ा। हाँ, कभी कभी अपना प्रोडक्ट बाजार में लाने के लिए जोर लगाना पड़ता है। बिल्कुल। यह हमेशा आसान नहीं होता। और फिर क्लेरेंस भी हैं, ट्रेविस। उसके बारे में क्या? वह शर्ट बेचता था। अच्छा, लेकिन वह ग्राहकों से रिश्ते बनाने में बहुत अच्छा था। यह महत्वपूर्ण है, खासकर सेल्स में। वह सिर्फ सेल्स कॉल करके आगे नहीं बढ़ जाता था। सही, वह लोगों को जानने के लिए वाकई समय निकालता था। यह अच्छा तरीका है, खासकर अगर आप डायरेक्ट सेल्स कर रहे हो। उसने लोगों के अन्य सेल्समैन के साथ बुरे अनुभवों को भी संबोधित किया। ओह हाँ, तो वह वास्तव में विश्वास बना रहा था। समझ में आता है, ठीक है। और फिर वह आविष्कारक है जिसने सेल्फ लाइटिंग सिगरेट किट बेची। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मामले, सेल्फ लाइटिंग सिगरेट के केस। हाँ, वाह। और उन्होंने इन्हें खास तौर पर गैस स्टेशनों पर बेचा। बहुत समझदारी है, बिल्कुल। वो अपने टारगेट मार्केट को जानते थे। हाँ, ऐसे लोग जो धूम्रपान करते और कार चलाते थे। समझ में आता है। और फिर है मिसेस विडो रॉयडेन। अच्छा, उन्होंने ये मलमल के मेमने बनाए। मलमल के मेमने, हाँ, ये एक स्कूल प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हुआ। ओह वाह, लेकिन ये एक बड़े व्यापार में बदल गया। सच में? हाँ, उन्हें सैक्स एंड कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। कभी कभी सबसे अनोखी चीजें भी सफल हो जाती हैं। हाँ, ठीक है। चलिए सड़क किनारे के व्यापारिक उद्यमों पर बात करते हैं। ठीक है, वहां है मिसेस गैस्टन। वो क्या करती हैं? उनका एक चारा बेचने का स्टॉल था। चारा? हाँ, मछली पकड़ने के लिए। ओह, वो जानती थी कि चारे की मांग है। हाँ, समझ में आता है, खासकर मछली पकड़ने के सीजन में। बिल्कुल। और फिर हैं गॉलवे और शेफील्ड। अच्छा, उन्होंने एक गोल्फ ड्राइविंग रेंज शुरू की। ओह बढ़िया, उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। अच्छा, तो उन्होंने जमीन किराए पर ली। स्मार्ट। और लोगों की दिलचस्पी जगाने के लिए उन्होंने फ्री प्रैक्टिस स्विंग्स ऑफर किए। ओह, यह तो बड़ी चतुराई है। वे वाकई में जुगाड़ू थे। बिल्कुल थे। और फिर स्टीफन्स की बात है, ठीक है। उसके पास सड़क किनारे एक सराय थी। ओह अच्छा, और वह सिर्फ साधारण खाना ही नहीं देता था। उसके पास और क्या था? उसके पास बारबेक्यू सैंडविच थे। वाह, मजेदार। और एक नाचने का फर्श भी। अरे वाह। और उसने अपने दाम कम रखे थे। समझदारी। तो ये यात्रियों के लिए बहुत आकर्षक पड़ाव था। बिल्कुल। और फिर यह हार्डवेयर व्यापारी है। अच्छा, वह लागत मूल्य पर कैनरी बेचता था। लागत मूल्य पर? हाँ, वह ऐसा क्यों करता था? लोगों को अपनी दुकान में लाने के लिए। अब समझा। वह जानता था कि अगर लोग कैनरी खरीदने आते हैं तो वे पिंजरा भी खरीद सकते हैं। सही बात है, या पक्षी का चारा या अन्य चीजें। बिल्कुल। ये वाकई एक चतुर रणनीति थी। हाँ, थी। और फिर ब्लैंको, इलिनॉइस में एक परिवार है। अच्छा, वे अपने खेत के उत्पाद सीधे ग्राहकों को बेचते थे। दिलचस्प। उनके पास खलिहान की दुकानें थीं। खलिहान की दुकानें? हाँ, और वे ग्राहकों से संपर्क करने के लिए टेलीफोन का इस्तेमाल करते थे। वाह, लोगों तक पहुंचने का बढ़िया तरीका था। हाँ, था, खासकर उस जमाने में। बिल्कुल। यह सीधे उपभोक्ता तक पहुंचने का शुरुआती रूप था। बढ़िया। किताब में डाक व्यवसाय के बारे में भी बताया गया है। ओह हाँ, वे काफी जटिल हो सकते हैं। हाँ, लेकिन संभावित रूप से बहुत लाभदायक भी। बिल्कुल। और फिर श्रीमती मर्फी हैं। वह क्या करती थी? उनके पास किराए की लाइब्रेरी थी। अच्छा, बढ़िया। उन्हें शुरू करने के लिए ज्यादा पैसे नहीं चाहिए थे। ठीक है,
बस किताबों का संग्रह। सही। और वो सदस्यता और किराए की फीस लेती थीं। समझ में आता है। और वो अपने घर से लाइब्रेरी चला सकती थीं। अच्छा, या साझा जगह से। हाँ, तो ये कम खर्च वाला व्यवसाय था। बिल्कुल। और फिर वापसी योग्य डिब्बों का विचार है। मतलब क्या है? जैसे अगर आप कुकीज बेचते हैं, हाँ, आप उन्हें अच्छे डिब्बे में बेच सकते हैं, ठीक, जिसे लोग दोबारा भरवाने वापस ला सकते हैं। दिलचस्प। ये दोबारा व्यापार पाने का तरीका है। हाँ, और ग्राहक वफादारी बनाने का। समझ में आता है। ठीक है, चलिए कुछ तरीकों के बारे में बात करते हैं जिनसे लोगों ने अपने हुनर और शौक को आय में बदला। ये अच्छा है। वहां श्रीमती फॉक्स हैं। ठीक है, उनके पास एक मिंक फार्म था। मिंक फार्म? हाँ, वाह, इसके लिए विशेष ज्ञान चाहिए था, मैं समझ सकता हूं। और शुरू करने के लिए अच्छी रकम भी। ठीक है, लेकिन वह प्रजनन स्टॉक बेचकर पैसे कमा सकती थी। ओह, दिलचस्प बात है। और उसने मिंक पालन के बारे में कुछ किताबें भी लिखीं। अच्छा, और फिर रॉबर्ट फर नॉरबेक हैं। ओह, उनके पास एक बकरी डेयरी थी। बकरी डेयरी? हाँ, बढ़िया। और उन्होंने मात्रा से ज्यादा गुणवत्ता पर ध्यान दिया। ये अच्छा सिद्धांत है। और फिर ये आदमी जो धोबी ड्राइवर के रूप में काम करता था, अच्छा, पर साइड में वह अंग्रेजी सेटर और कॉकर स्पैनियल पालता और बेचता था। वाह, ये तो मस्त है। और यह एक बहुत फायदेमंद साइड बिजनेस था। अच्छा, और फिर ब्लैंच ग्रेबल है। वह क्या करती थी? उसका खरगोश के ऊन का व्यापार था। खरगोश का ऊन? हाँ हाँ, सिर्फ खाल बेचने के बजाय। ठीक है, वह ऊन इकट्ठा करती और बेचती थी। यह तो समझदारी है। और फिर मिसेस ऑर्मन है। अच्छा, वह लव बर्ड्स पालती थीं। लव बर्ड्स, वे बहुत लोकप्रिय पालतू पक्षी थे। ओह, अच्छा, और उन्हें बेचकर उसे अच्छा मुनाफा होता था। बढ़िया। और फिर यूजीन सी शर्मन है। अच्छा, उनके पास सुनहरी मछलियों का फार्म था। सुनहरी मछलियां? उन्होंने इसे इनाम के रूप में मछलियों के लिए शुरू किया था। ओह, दिलचस्प। पर फिर उन्हें इनके लिए बड़ा बाजार मिल गया। वाह। और फिर डॉग केनल शुरू करने का विचार है। ठीक है, शुरुआत के लिए ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं है, सच में, और आप डॉग शो को मार्केटिंग टूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ओह, स्मार्ट। और फिर लेविन की बात है। अच्छा, उसने मशरूम उगाए। मशरूम? हाँ, अपने तहखाने में। वाह। और फिर मिस्टर वुल्फ, उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक खेत का साइन बोर्ड लगाया। खेत का साइन बोर्ड? ताकि लोग जान सकें वो क्या बेच रहे थे। ओह, ठीक है, पशुधन, उपज, ऐसी चीजें। समझ में आता है। ये विज्ञापन का एक सरल लेकिन प्रभावी तरीका था। हाँ, और निश्चित रूप से आविष्कार और पेटेंट भी है। सही, यह अनोखा व्यवसाय बनाने का एक क्लासिक तरीका है। बिल्कुल ठीक है। चलिए ओडी के बारे में बात करते हैं। डिंसडेल, वह क्या करता है? उसने लकड़ी तराशने से शुरुआत की। लकड़ी तराशना, लेकिन फिर उसने एक डिजाइन स्टूडियो खोल लिया। वाह, ये तो बड़ी छलांग है। सही है, लकड़ी तराशने से डिजाइन तक। और फिर एक आदमी है जिसने धातु पॉलिश बनाई। अच्छा, उसने अच्छे ट्रेड नाम के महत्व पर जोर दिया। यह महत्वपूर्ण है, बिल्कुल, एक ब्रांड के लिए। और उसने सुनिश्चित किया कि निर्देश स्पष्ट और आसान हो। यह भी महत्वपूर्ण है। और उनके पास एक सुरक्षित और प्रभावी फॉर्मूला था। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। बिल्कुल, आपके पास अच्छा प्रोडक्ट होना चाहिए। और फिर श्रीमती रेडन फिर से। ओह, वो मलमल के मेमने वाली महिला? हाँ, उसका खिलौना व्यापार वास्तव में एक संयोग था। कैसे? इसकी शुरुआत उस स्कूल प्रोजेक्ट से हुई थी। सही। और फिर वहीं से इसने उड़ान भरी। कभी कभी सबसे अच्छी चीजें संयोग से होती हैं। हाँ, होती हैं, बिल्कुल ठीक है। और फिर बेल बोनी है। अच्छा, उनका हवाई जहाज सैलवेज का व्यवसाय था। हवाई जहाज सैलवेज? हाँ, वो दुर्घटनाग्रस्त विमान खरीदते थे। वाह। और पार्ट्स बेचते थे। यह दिलचस्प है। और फिर जे डैम डीड्स हैं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने तीरंदाजी क्लब शुरू किए। तीरंदाजी क्लब? वो बचपन से ही तीरंदाजी में माहिर थे। ओह, बढ़िया। और वो अपना जुनून दूसरों के साथ बांटना चाहते थे। ये शानदार है। और उन्होंने तीरंदाजी के इर्द गिर्द एक पूरा समुदाय बनाया। वाह, कमाल है। और फिर फ्रेडी बेयर है। अच्छा, उनका एक घोस्ट राइटिंग ब्यूरो था। घोस्ट राइटिंग? हाँ, कूल। और फिर जैक फ्रॉस्ट है। ठीक है, वो प्राचीन हथियारों के बारे में बहुत कुछ जानते थे। और वह एक हॉबी शॉप में काम करने लगा। अच्छा, और फिर हैं मिस्टर प्रिसियाडो। उन्होंने क्या किया? उनके पास एक ऑन्टो ट्रैवल ब्यूरो था। ऑन्टो ट्रैवल ब्यूरो? हाँ, वह ड्राइवरों को यात्रियों से जोड़ता था। ओह, राइड शेयरिंग सेवा जैसा कुछ, ऐसा ही। वाह, ये अपने समय से आगे था। बिल्कुल। हाँ, और फिर सुलिवन भाई हैं। ठीक है, उनके पास एक घूमता पुस्तकालय था। अच्छा, पर वे ऑफिस वर्करों को किताबें पहुंचाते थे। ओह, यह तो सुविधाजनक है था, जैसे वे एक खास वर्ग को सेवा दे रहे थे। हाँ, वे थे। तो हमने यहाँ काफी बातें कवर की हैं। हाँ, की हैं। और इस किताब में दिए गए विचारों की विविधता देखकर अद्भुत लगता है। हाँ, ये वाकई प्रेरणादायक है। और पता है क्या क्या भले ही इस किताब के बाद से दुनिया बहुत बदल गई है, हाँ, मूल सिद्धांत अभी भी प्रासंगिक हैं। बिल्कुल सही। यह सब एक जरूरत पहचानने के बारे में है। हाँ, लाभ उठाना